नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की रिवीजन क्लासेस की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सेकेंड ईयर के सभी पेपर्स को रिवाइज करेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। आप सब जानते हैं लास्ट ईयर जो है आपके सेकेंड ईयर में काफ़ी चेंजेस हुए थे। एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था और जो ऑलरेडी सब्जेक्ट थे जैसे कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग मेनली, उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो कि घटाए गए थे, यानी कि कम कर दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये रिवीजन आपका चलेगा, रिवीजन सीरीज, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके सभी क्वेश्चंस को, सभी डाउट्स को सोल्व किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। एक कंप्लीट आपका जो है रिवीजन क्लास चलेगी जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही साथ बताया भी जाएगा कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से शॉर्ट बनते हैं। तो आप सीरीज़ को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम जो है साथ साथ ये सजेशंस देते रहेंगे कि कहाँ आप आंसर में किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस आंसर में क्या चीज़ लिख सकते हैं, क्या चीज़ स्किप कर सकते हैं, कौन सा आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आंसर बनते हैं। तो वो सारे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स पर कराई जाएगी रिवीजन सीरीज। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इस सब्जेक्ट को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। एक खासियत और रहेगी इस सीरीज़ की कि इस सीरीज़ में वीडियोस को ज़्यादा वीडियोस नहीं की जाएंगी। कम से कम वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके मतलब की चीज़ें हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप पूरा देखिएगा। इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए कभी कोई वीडियो मिस ना हो, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही मैं इस सीरीज़ की कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस पहली वीडियो को। तो आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न सभी स्टूडेंट्स को आ रही है। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे, और मैंने कमेंट्स देखे थे आपके वीडियो पे, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैंने सोचा चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग की ही क्लासेस, जो रिवीजन क्लासेस हैं, वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पूरी बुक जो है दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन होती है, दूसरी आपकी स्टैटिस्टिकल पोर्शन है। स्टैटिस्टिकल में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब अगर हम लास्ट ईयर तक के पैटर्न की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता था, एक या दो, और वो भी स्टूडेंट्स क्या होता था ऑप्शंस में छोड़ देते थे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस मिलते थे तो उसमें वो छोड़ देते थे, थ्योरी का पार्ट करते थे। लेकिन लास्ट ईयर आपके 2 यूनिट कम हो गई। ठीक है, काफ़ी सिलेबस कम हो गया, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस इसमें है और लिमिटेड ही क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो इसलिए जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस सीरीज़ में सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन में से क्या क्या पढ़े कि आप पास हो जाए या आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ, न्यूमेरिकल पोर्शन में से क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहला आपका इसका टॉपिक है मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे अलग अलग टॉपिक बहुत बड़ा डिटेल में लिखे हुए हैं, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, वो सब आप छोड़ दीजिए, वो सब आप फॉर्मेलिटी के लिए चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ वही पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सही है। ठीक है, उससे अलग आपके पास बुक में जो भी कुछ है वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए, पहला है आपका मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप 3 वर्ड्स देख रहे होंगे, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। एक बात और, आज का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया, आगे आने वाली सारी सीरीज आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अगर आज का लेक्चर आपका मिस हो गया या थोड़ा सा कम रह गया तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी बुक में 3 मेन टॉपिक है जो कि पूरी बुक में चलेंगे, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको आज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इन तीनों की डेफिनेशन को देखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में। ठीक है, ताकि हम इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको समझ सके, फिर इनको अलग अलग भी देखेंगे। पहला आता है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? जनरली हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करते हैं, हाइट को मेज़र कर रहे हैं, वेट को मेज़र कर रहे हैं, और मेज़र करने के बाद उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर देते हैं, तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास बुक है, हम बुक की लेंथ को मेज़र करके बता देते हैं कि हाँ इस बुक की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है। जो भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, हमने
कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी भी क्वालिटी को, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, उनकी क्वालिटी को मेज़र करके एक क्वांटिटी में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक नंबर में डिफाइन कर दिया कि हाँ इसकी लेंथ 1 मीटर है, 2 मीटर है, या ये इसका वेट जो है वो 10 kg है, 30 kg है, 20 kg है, तो हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर दिया। ये होता है आपका मेजरमेंट, ठीक है। जनरली टू मेजर एंड शो द वेट, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, वेट, वॉल्यूम आदि को जब हम एक यूनिट में मेजर कर देते हैं तो वो हमारी मेजरमेंट कहलाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन या किसी एक्टिविटी को जब हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है। जैसे मेजरमेंट में ऐसा नहीं है सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स की ही क्वालिटी को मेजर करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ को मेजर करेंगे। हम किसी पर्सन के वेट, हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन की किसी क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस एक्टिविटी की भी किसी क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं आप, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे पर्सन हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो। अगर हम उसकी किसी भी तरीके की क्वालिटी को, किसी भी तरीके की खासियत को मेजर करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? पहली लाइन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मेजरमेंट प्लस एनालिसिस। जब भी हम किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी की कोई भी क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू कि ये 10 kg है, 20 kg है, इसका वेट है, इसकी लेंथ इतनी है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब जब हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करना मतलब उसको देखना, जांच करना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स देखना, उसकी सारी चीज़ों को डिटेल में डीप स्टडी करना। एनालाइज मतलब डीप स्टडी करना। तो जब जो भी हमारे पास रिजल्ट आया, जो भी हमारे पास वैल्यू आई, उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है? मेजरमेंट प्लस एनालिसिस आपका इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें मेजरमेंट से मिलने वाले रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्टिविटी की कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ लिए, उसको मेज़र किया, मेज़र करने के बाद हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, और जब उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एनालाइज करते हैं, डीप स्टडी करते हैं उस न्यूमेरिकल वैल्यू पर, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये हमारी इवैल्यूएशन या हिंदी में हम कहें तो मूल्यांकन कहलाती है। हिंदी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्यांकन क्या हुआ आपका? मापन प्लस विश्लेषण, ठीक है। जब हम मापन से जो भी मापन करते हैं और मापन से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका जो विश्लेषण करते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, जो एग्जांपल आपका मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट तीनों पर ही सेट बैठेगा। एक बार असेसमेंट को और देख लेते हैं, फिर उस रियल लाइफ एग्जांपल से आपका तीनों बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। हमारे पास जो भी मेजरमेंट आया, मेजरमेंट से जब हम एनालाइज किया, हमने डीप स्टडी की, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखे, सारी डीप स्टडी की अच्छी तरीके से, तो जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जब हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं, वही जो काम हम इवैल्यूएशन में करते हैं सेम काम हम असेसमेंट में करते हैं। बस मात्र एक डिफरेंस होता है, वो होता है हमारे उद्देश्य का। इवैल्यूएशन में हमारा उद्देश्य ये होता है सामने वालों को उसकी जगह बताना, सामने वाले को उसकी रिजल्ट बताना। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के 80% मार्क्स आए तो हमने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमने उसको बताया कि 80% मार्क्स इस सब्जेक्ट में आना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत मायने रखते हैं। तो हमने उसको बताया कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, यू आर गुड, ठीक है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, बेस्ट स्कोर किया है। तो ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया कि सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ उसका रिजल्ट बता दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका प्लेस बता दिया। लेकिन जब हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें सामने वाले में इम्प्रूवमेंट लानी है, जब हम सिर्फ ये देखते हैं इवैल्यूएट करके कि इसमें क्या क्या कमी है, इन कमियों को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, और उन कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देना नहीं बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होता है, करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, तो ये प्रोसेस हमारी असेसमेंट कहलाती है, यानी कि आकलन कहलाती है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपका तीनों में ही सेट हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर भी बनने वाले हैं, तो टेस्ट एग्जाम्स के बारे में बखूबी जानते हैं। अब आपका एग्ज़ाम भी होगा और आप भी आगे एग्ज़ाम लेते होंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे तो एग्ज़ाम्स लेते होंगे। एग्ज़ाम्स का क्या होता है तरीका? सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट में आपकी मार्किंग की जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट आप
आप यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम देख रहे होंगे कि टीचर जो है कॉपी को चेक कर रहे हैं, चेक करके मार्क्स देंगे कि इसमें आपको 8 मार्क्स मिले, इसमें 2 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले। लास्ट में आपको बता देंगे कि हाँ आपके 7 आउट ऑफ 10 जो है मार्क्स आ गए। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट, या हिंदी में हम इसको कहें तो मापन। ठीक है, जब हम आपकी किसी भी क्वालिटी को, आपकी इंटेलिजेंसी को टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, और नॉलेज को चेक करने के बाद हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर दिया कि आपके 60% आए, 70% आए, 80% आए, 7 आए, 10 आए, 8 आए, कितने मार्क्स आए, हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। तो ये तो हुआ हमारा मेजरमेंट। अब जब हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी सभी स्टूडेंट्स को, मान लीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, आपने एक 50 मार्क्स का एग्जाम लिया। ठीक है, अब उसमें सभी को बता दिया कि भाई हाँ राहुल के आपके 10 मार्क्स हैं, ठीक है, किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 37 है, सबके मार्क्स बता दिया आपने। अब जो भी ये पूरा का पूरा रिजल्ट आया मेजरमेंट करने के बाद, इसको आप एनालाइज करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। डीप स्टडी में क्या करेंगे, इसको सारी चीज़ों से देखेंगे किसका बेस्ट परफॉर्मेंस रही, किसकी कम रही, किसकी ज़्यादा रही, किसकी पहली परफॉर्मेंस से इम्प्रूवमेंट रही, किसकी पहली परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो है नीचे चला गया, डाउन चला गया। ठीक है, कौन क्लास में फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। अब जब टीचर ने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली तो क्लास में आए, उन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि हाँ निखिल जो है वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आया है, उसने बाकी सभी बच्चों से सबसे बेस्ट मार्क्स लेकर आए हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी 10, 20, 40, 50, उसको एनालाइज करने के बाद, सभी से कंपेयर करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया कि तुम क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर हो। ये आपका इवेल्युएशन कहलाता है, यानी कि आकलन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें तो आकलन आपका कहलाता है। जब आपने मेजरमेंट से आई वैल्यू को एनालाइज किया, विश्लेषण किया और अपना एक कंक्लूजन निकाल दिया, अपना एक जजमेंट पास कर दिया, तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो, तुम पास हो, तुम फेल हो। ठीक है, आपके 30 मार्क्स आए। अब 30 मार्क्स को देखा स्टैंडर्ड्स पर कि जिसके भी 100 में से 33 आएंगे, वो 33 या 33 प्लस आएंगे, वो पास है, बाकी फेल है। उस पर देखा तो जज कर दिया, यानी कि एक फैसला दे दिया कि तुम पास हुए, तुम फेल हुए। ये आपका इवैल्यूएशन कहलाता है। लेकिन आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ असेसमेंट 3rd नंबर पर आता है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, पूरा प्रोसेस यही चलेगा कि पहले मेजरमेंट होगा, असेसमेंट में भी मेजरमेंट से वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसको हम एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चे की कमी कहाँ है, बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स कर रहा है, क्या मिस्टेक नहीं कर रहा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बच्चे का वीक है, किस टॉपिक को बच्चा टैकल नहीं कर पा रहा है। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद क्लास में उस बच्चे को जो है उन चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने में, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में क्लास में हेल्प करते हैं। जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं, मान लीजिए आज आप टीचर ने कुछ पढ़ाया आपको, कल आपका टेस्ट ले लिया, ठीक है, टेस्ट में आपके मार्क्स आए, टीचर ने एनालाइज किया कि इस बच्चे ने की परफॉर्मेंस पहले से बेटर है, आपको शाबाशी देगी, बहुत अच्छा, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पहले से डाउन हो गई, ठीक है, देखेगी कि भाई क्या कमी रही, कहाँ पर आपकी कमी रही। अगर कोई टॉपिक आपका समझ नहीं आ रहा, आपको वो क्लियर करेंगी। कहीं अगर लगता है कि इस बच्चे को रिमीडियल क्लास की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो उसको एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी, एक्स्ट्रा केयर दी जाएगी, उसकी जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है आपका असेसमेंट, यानी कि आपका आकलन। यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको आप मूल्यांकन कर लेंगे, ये आपका आकलन नहीं कहलाएगा, इवैल्यूएशन आपका कहलाएगा मूल्यांकन। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, गलत लिखा गया, और असेसमेंट आपका हो जाता है आकलन। ठीक है, इन चीज़ों को आप सही कर लीजिएगा, इसको दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, और ये हो गया आपका असेसमेंट आकलन। तो सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट और इवैल्यूएशन में सिर्फ यही डिफरेंस है पर्पस का। इवैल्यूएशन का पर्पस होता है सामने वाले को एक रिजल्ट दे देना, कंक्लूजन निकाल देना, तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम फर्स्ट आए, तुम सेकंड आए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, ये चीज़ अपनी तरफ से जजमेंट पास कर देना। असेसमेंट में बल्कि जजमेंट पास नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके करंट परफॉर्मेंस क्या है और इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ पर्पस का डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ पर तीनों में एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका जो मेजरमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देने तक ही सीमित हो जाता है, उसको एनालाइज करने की प्रोसेस जो होता है वो इवैल्यूएशन या आपकी असेसमेंट कहलाती है। अगर हम सिर्फ जजमेंट पास कर रहे हैं तो आपका इवैल्यूएशन हो गया,
ठीक है। अगर हम उसको करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस उद्देश्य से हमने टेस्ट लिया है, तो हमारा असेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर असेसमेंट इवैल्यूएशन में थोड़ा सा डिटेल डिफरेंस देख लेते हैं, और क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बन जाता है कि असेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको डिटेल में बताइए। ठीक है, आपका क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट डिस्क्राइब, तो आप क्या करेंगे, पहले आप असेसमेंट को डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे अच्छा सा, फिर आप इवैल्यूएशन को डिफाइन करेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, और उसके बाद इस तरीके से आप टेबल बनाकर इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो लिख देंगे। एक बार देखते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। असेसमेंट आपका क्या है, असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं डाटा को, और किस तरीके से क्यों रिव्यू करते हैं, हमारा क्या पर्पस होता है, पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन करंट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने का हमारा उद्देश्य होता है। इवैल्यूएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट है हमारे उसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट है कि 33 वाला और 33 प्लस वाला बच्चा पास होता है, उससे कम बच्चा फेल होता है। हमारा एक स्टैंडर्ड सेट है कि 70 प्लस किसी के मार्क्स आए तो हम उसको इंटेलिजेंट बताते हैं, अगर किसी के 60% मार्क्स आए हम उसको एवरेज बताते हैं, 60 माइनस आए, 60 से बिलो आए तो हम उसको कहते हैं कि हाँ ये बच्चा नॉर्मल है, इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज से भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड है, फिट है, तो इन स्टैंडर्ड पर बेस्ड करके हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। नेचर क्या हुई, डेफिनेशन से आपको पता चल गई। असेसमेंट होता है आपका डायग्नोस्टिक, यानी कि निवारक, यहाँ पर आपके निवारण किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी समस्याओं को दूर किया जाता है। इवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ एक जजमेंट दे दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक निर्णय ले लिया जाता है। असेसमेंट आपको एक फीडबैक देता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने अपने उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया। आप बीएड कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है बीएड में जो है परफेक्ट हो जाना, टीचर्स की ट्रेनिंग परफेक्टली ले लेना। आपके लास्ट में एग्जाम्स होता है, उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपने ट्रेनिंग कितने परफेक्टली ली है, मार्क्स का पर्पस यही होता है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम अलग है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड रह गया है या मेमोरी पर डिपेंड रह गया है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन मेन पर्पस उनका यही होता है कि आपका जो उद्देश्य था वो आपने कितना पूरा किया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं पर्पस की, तो जो आपका असेसमेंट होता है वो कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव होता है, और जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो समेटिव होता है। अभी दो टर्म फॉर्मेटिव समेटिव क्या होता है, इनको अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पर अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर किया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है इसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजरमेंट तो अलग हो गया, असेसमेंट इवैल्यूएशन में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपकी तीन टर्म, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, तीनों टर्म आपकी क्लियर हो गई होगी पूरी अच्छी तरीके से। अगर कोई भी आपसे पूछे कि मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है तो आप बता देंगे, मेजरमेंट इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है तो आप बता देंगे, असेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है तो आप बता देंगे। अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो उसको लिखने का तरीका यही है कि आप पहले दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है, तो पहले आप असेसमेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसको आपने अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया, आपने उसका एग्जाम्पल लिख दिया, उसके बाद आप इवैल्यूएशन की हेडिंग डालेंगे, उसको आप डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। अब आप डिफरेंस की हेडिंग डाल के और ये टेबल बना के और इसको इस तरीके से जो है इनमें डिफरेंसेस आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका पूरा तरीका होता है अगर कोई भी डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसके आंसर लिखने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे डिफरेंस पूछा डायरेक्ट टेबल बनाई और लिख दी, नहीं, थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने मेजरमेंट इवैल्यूएशन को पढ़ा, उसका डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्या होता है, उनमें अंतर क्या होता है, ताकि आपके आगे के सारे कंसेप्ट क्लियरली हो जाए, इसीलिए हमने इन चीज़ों को पहले कर लिया। अब लॉन्ग आंसर में अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लॉन्ग आंसर ज़रूर बनता है कि मेजरमेंट क्या होता है। ये आपसे इवैल्यूएशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं मेजरमेंट से और इवैल्यूएशन से। यहाँ पर क्योंकि आपका ये लॉन्ग में है, लॉन्ग में आपको 4 से 5 पेज लिखना है, दोनों साइड के अगर आप काउंट करेंगे, जैसे आप किसी भी कॉपी के बीच का जोड़ा निकालते हैं तो वो एक जोड़ा 4 पेज का होता है। इस तरीके से आपको 4 से 5 पेज का अगर आप लिखेंगे
CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं CCS के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो 4 से 5 पेज लिखने होते हैं। अभी जो मैंने ऊपर बताया सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब क्या होता है इनका और इनमें क्या अंतर होता है वो बताया है, जो कि आप 1 से 1.5 पेज में लिख देंगे। अब लॉन्ग में अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। वो पहले कराने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस था कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाए और आगे किसी भी उसमें दिक्कत ना हो। तो मेजरमेंट करते हैं। चलिए, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, किसी भी क्वालिटी को मेज़र करके उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर देना ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। जेम्स एम ब्रैडफील्ड ने डेफिनेशन दी थी कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स to the dimensions of phenomena in order to characterize the status and phenomena as precisely as possible। किसी भी घटना को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी क्वालिटी को मेज़र करके किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू में सिंबल में डिफाइन कर देना ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। ये हमारा जेम्स एम ब्रैडफील्ड ने डेफिनेशन दी थी। तो जब भी आप मेजरमेंट का या कोई भी टॉपिक आप लिखते हैं XYZ, तो उसमें जो डेफिनेशंस दी जाती है उनको आप ज़रूर लिखिएगा। और एक खास बात, जो डेफिनेशन होती है उनको आप ब्लैक पेन से अलग से पूरे पेज के सेंटर में लिखिएगा, ताकि अलग से लगे कि हाँ, जैसे आपको याद हो जब आप ऐसे लिखा करते थे तो ऐसे में कोटेशंस लिखा करते थे, कोटेशन सेंटर में लिखा करते थे लाइन के और ब्लैक पेन से लिखते थे ताकि आंसर अफेक्टिव बने। वही चीज़ यहाँ पर करनी है। कोई भी स्पेशल डेफिनेशन है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी हुई, किसी फिलोसोफर के द्वारा दी गई किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको आप लाइन के सेंटर में लिखिए ताकि आपका आंसर जो है इफेक्टिव लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के कारक। जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम मापन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर उसमें यूज़ होते हैं, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, या कहें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कारक ऐसे हैं जो कि आपके मेजरमेंट को अफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। कौन कौन से अफेक्ट करते हैं तो देखते हैं। पहला है आपका द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी एनी ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ टू बी मेजर्ड। यानी कि सबसे पहला तो वही हो गया, वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो एक्टिविटी जिसकी क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही हो गया। मान लीजिए हम बुक की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर तो आपका बुक हो गया जिसकी क्वालिटी को हमें मेज़र करना है। तो सबसे, अगर हम बुक का ही एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे इसमें, तो अगर हमें बुक की लेंथ को मेज़र करना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं साथ में, एक सेकंड रुकिए आप, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए हमें बुक की लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा फैक्टर हो गया बुक, यानी कि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन या वो एक्टिविटी जिसकी क्वालिटी को हम मेज़र कर रहे हैं। सेकंड हो गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी विच हैज़ टू बी मेजर, यानी कि वो क्वालिटी जिसको हम मेज़र कर रहे हैं। क्या मेज़र कर रहे हैं हम? लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, बुक की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर बुक हो गया, दूसरा फैक्टर आपका लेंथ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है द टूल एंड डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग सच कैरेक्टरिस्टिक्स। उन क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम जिस भी टूल का या जिस भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। हम लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं, इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिवाइस हमारा थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ हो गया द पर्सन हु मेज़र इट, यानी कि अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो यू, आप हो गए फोर्थ फैक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है? 4 फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले वो व्यक्ति या वो वस्तु हो गया जिसके क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर खुद वो क्वालिटी हो गई जिसे हम मेज़र कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर वो टूल या डिवाइस जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर से आप जो मेजरमेंट कर रहा है। तो अगर हम बुक की लेंथ को मेज़र करने हैं तो पहला बुक हो गए, पहला फैक्टर, सेकेंड फैक्टर लेंथ हो गई, थर्ड फैक्टर स्केल हो गया और फोर्थ फैक्टर आप खुद हो गए जो कि मेज़र कर रहे हैं। तो ये होता है फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट। क्लियर हो गया होगा सभी को? अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इनको हेडिंग बना लीजिएगा और इसके अंदर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे कर सकते हैं, या आप इन चारों पॉइंट्स को लिख के लास्ट में आप पैराग्राफ की तरीके से चारों पॉइंट्स को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपना एग्जाम्पल, ये बुक वाला एग्जाम्पल चाहे लिख सकते हैं। इससे अलग आप कोई दूसरा एग्जाम्पल चाहें तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट इन एजुकेशन, यानी कि आपके शिक्षा में मेजरमेंट का क्या बेनिफिट है? ठीक है, हम किसी की लेंथ को, हाइट को, वेट को मेजर कर रहे हैं तो इसका शिक्षा में क्या यूज़ है, एजुकेशन में क्या यूज़ है? तो एजुकेशनल मेजरमेंट इज दैट प्रोसेस बाय विच द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज मेजर्ड।
मतलब क्या होता है, आपके पूरे एजुकेशनल प्रोसेस में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, अलग अलग प्रोसेस काम करते हैं। आपके हमने आज कोई नई टेक्निक यूज़ की है, कोई नया मेथड यूज़ किया है, तो वो भी आपका एक तरीके का टूल है, एक तरीके का डिवाइस है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनको मेज़र करना, एजुकेशन के अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर कोई टूल हम यूज़ कर रहे हैं, कोई तरीका यूज़ कर रहे हैं, कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, उनको मेज़र करना, उनकी क्वालिटी को मेज़र करना है, उन सभी चीज़ों के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम मेज़रमेंट का यूज़ एजुकेशन में करते हैं तो हम उसको एजुकेशनल मेज़रमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एजुकेशनल मेज़रमेंट क्या होता है, तब आप पहले मेज़रमेंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद एजुकेशनल मेज़रमेंट हेडिंग डाल के आप उसमें लिख सकते हैं कि जब हम मेज़रमेंट का यूज़ एजुकेशनल प्रोसेस में करते हैं तो वो हमारा एजुकेशनल मेज़रमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन कंसर्न्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसकी इंटरेस्ट को देखना है, संबंधित व्यक्ति की विभिन्न गतिविधियों और उपयोगिता को जानने के लिए। ठीक है, कोई पर्सन है, उसकी एक्टिविटी किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, उन सभी चीज़ों को, क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, किसी बच्चे का इंटरेस्ट देखने के लिए, इंटेलिजेंसी देखने के लिए, एटीट्यूड देखने के लिए, एप्टीट्यूड देखने के लिए, उसका पर्सनैलिटी देखने के लिए, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, आपका कौन सी स्ट्रेटजीज कितनी काम कर रही है, कौन सा बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, किसकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, सबको करने के लिए हमें इवैल्यूएशन के असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इवैल्यूएशन में भी और असेसमेंट में भी, दोनों में ही पहला स्टेप क्या होता है आपका, मेज़रमेंट का। बिना मेज़रमेंट ना ही तो आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ना ही आप असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम ना ही तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, और अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो ना ही आपका इवैल्यूएशन होगा और ना ही आपका असेसमेंट होगा। स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन के क्या क्या पद होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब हम मेजर करते हैं। डिफाइनिंग द मेजरिंग ट्रेड्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि हमें क्या मेज़र करना है, हमें मेज़र करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या एम है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेजरमेंट टूल और मेथड, हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम मेज़र करने के लिए कौन सा टूल ले, कौन सा डिवाइस ले। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरमेंट टूल एंड टेक्निक्स, जो हमने टूल, डिवाइस या टेक्निक्स को सिलेक्ट किया उनको यूज़ करना, और फोर्थ नंबर पर रिजल्ट निकालना, रिकॉर्ड देना। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। अगर हमें बुक की लेंथ को ही मेज़र करना है तो सबसे पहले तो हमने एक उद्देश्य तय कर लिया कि हाँ, हमें बुक की लेंथ को मेज़र करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड नंबर पर हम ये देखेंगे बुक की लेंथ को मेज़र कैसे कर सकते हैं, कोई टूल या कोई डिवाइस चाहिए, कोई मेथड चाहिएगा। ठीक है, तो हमने एक स्केल को ले लिया कि हम स्केल की मदद से इसको मेज़र कर लेंगे, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे हम उसको स्केल की मदद से उसको मेज़र करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एटसेट्रा। अब जो भी हमारा रिजल्ट आया, लास्ट नंबर पर रिजल्ट आ जाएगा कि 4 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, उसको रिकॉर्ड वगैरह करना है, आगे जो भी प्रोसेस करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये मेनली 4 स्टेप्स आपके मेजरमेंट में होते हैं। तो ये आपका यहाँ तक का मेजरमेंट का जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद फैक्टर्स, मेजरमेंट्स इन एजुकेशन, स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन। आप इजीली इन सभी हेडिंग्स को बनाकर इनके अंदर जितना चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप एग्जाम्पल दीजिए भरपूर, 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हैं, जिससे आपका ऑटोमेटिकली आंसर लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इवैल्यूएशन पर, यानी कि मूल्यांकन पर। इसको आप जानते हैं इवैल्यूएशन क्या है, मेजरमेंट प्लस एनालिसिस। डेफिनेशन आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे जो भी हमें रिजल्ट मिलता है मेजरमेंट के बाद उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है सेम, अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पर इस डायग्राम के मदद से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन के अंदर आप मेजरमेंट भी आ जाता है, और मेजरमेंट से जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको हम एनालाइज करते हैं। आगे चलते हैं फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, हमने सबसे पहले खुद ही बता दिया कि मेजरमेंट प्लस एनालिसिस आपका इवैल्यूएशन होता है। तो जब हम इवैल्यूएशन के फैक्टर्स की बात करेंगे तो पहले तो मेजरमेंट के फैक्टर्स आएंगे प्लस एनालिसिस के फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर्स ही आपके टोटल इवैल्यूएशन के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ इवैल्यूएशन में सबसे पहले तो आपके हो गए मेजरमेंट के फैक्टर्स।
जो अभी ऊपर पढ़े, जैसे मैंने बुक का एग्जाम्पल लिया था, तो सबसे पहले बुक हो गई, बुक की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, फिर आपका डिवाइस हो गया स्केल, और पर्सन हो गए यू। अब आपने मेजरमेंट कर ली, फिर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसके बेस पर आप एनालाइज करते हैं, और दोस्त डिवाइस जिसको कि आप यूज़ करते हैं। इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ, उसमें आप पूरा का पूरा प्रोसेस को देखेंगे कि आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेजरमेंट हो रहा है क्योंकि आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो फैक्टर कौन हो गए, आप, क्योंकि आपकी नॉलेज को चेक किया जा रहा है। क्वालिटी क्या हो गई, नॉलेज, सेकंड फैक्टर। अब एक टूल या डिवाइस, ऐसा कौन सा टूल या डिवाइस है जिसकी मदद से हम आपके नॉलेज को चेक कर रहे हैं, वो है आपका एग्जाम या टेस्ट। टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या एग्जाम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम लिया जा रहा है, उसी के बेस पर ही आपको मेजर किया जाएगा। द पर्सन हु मेजर, टीचर, टीचर आपका मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आ गए। तो ये 4 फैक्टर मेजरमेंट के हो गए। अब आपका एक रिजल्ट आएगा, उसको जो भी आपका 50% 60% आया, तो हम उसको कैसे कहते हैं 60% अच्छा है या एवरेज है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड सेट है कि 60 वाले बच्चे फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे और बहुत अच्छा माना जाता है 1%, ठीक है। वहीं पर ही ये आपका क्या हो गया कि स्टैंडर्ड हो गया। तो ये स्टैंडर्ड आपको ज़रूरी है कि क्या आपके नॉर्म्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदंड है। और उसके बाद कुछ डिवाइसेस होते हैं लॉजिकली, मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ तक तो मेजरमेंट हो गया। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की टेबल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखेंगे उन सभी बच्चों का, यहाँ पे उनके मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे नाम लिखा गया, यहाँ पे मार्क्स लिखे, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 45 आए, किसी के 80 आए, किसी के 30 आए, सबके मार्क्स लिखे गए। अब इन मार्क्स को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा और लाइन से लगाया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ये बच्चा जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये बच्चा जो है सेकंड पोजीशन पर है। तो ये क्या चल रहा है सारा प्रोसेस, ये स्टैटिस्टिकली है। ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम जो है चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ये आपका 6th फैक्टर बन जाता है, ठीक है। इसको हम स्टैटिस्टिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लॉजिकली भी हो सकता है कि आप दिमाग से सोच कर कुछ कर ले, मैथमेटिकली हो सकता है, स्टैटिस्टिकली हो सकता है। तो ये आपका हो गया इवैल्यूएशन के फैक्टर, जिसमें आप पहले मेजरमेंट के लिखेंगे, एनालिसिस के लिखेंगे। एक बात और, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, आपको बुक में ऐसा नहीं दिखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो और आपको समझने में आसानी हो सके। जब एग्जाम में आपका आएगा तो आप डायरेक्ट इन 6 स्टेप्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लाइन से। आपको इस तरीके से अलग अलग हेडिंग डालकर या बीच में प्लस साइन लगाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ईजी बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप डायरेक्ट हेडिंग डालकर फैक्टर्स ऑफ इवैल्यूएशन आप इन 6 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं अलग अलग मेजरमेंट एनालिसिस की लिखने की। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ईजी बनाने के लिए किया था। गलत नहीं होगा अगर आप लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। इसके बाद आता है स्टेप्स, क्या क्या होते हैं जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वही सेम चीज़, पहले हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के सारे स्टेप्स आ जाएंगे कि हम सबसे पहले अपना उद्देश्य देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टूल को डिसाइड करते हैं, उस टूल को फिर काम करते हैं उस पर, फिर रिजल्ट या रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अब आएंगे एनालिसिस के स्टेप्स। जो भी रिजल्ट आया उसको एनालाइज करेंगे, उसके एनालाइज करने के आधार पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि चीज़, मान लीजिए किसी बच्चे की क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं, नॉलेज को मेज़र कर रहे हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर को बहुत अच्छा करेगा या ये बच्चा आगे चलकर कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है। हम दूसरे बच्चे को सजेशंस दे सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। हम बच्चे के रिजल्ट के बेस पर हम उसको सजेशन दे सकते हैं कि तुम मैथ साइड में जाओ, तुम साइंस स्ट्रीम लो, तुम कॉमर्स स्ट्रीम लो। हम बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो सारा काम हम कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑफ डिसीजन, जो भी डिसीजन हमने लिया कि तुम पास हो, तुम फेल हो या तुम ये काम करो, उसको चेक करते रहो उस डिसीजन को कि आपने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। मान लीजिए आप कोई टीचिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं, नया टीचिंग मेथड, आपने पहली बार टीचिंग मेथड यूज़ किया, उसको पहले देखोगे तो ना वो टीचिंग मेथड कितना काम कर रहा है, बच्चे उससे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेक करते रहें। अगर आपको लगे कि मेथड काम नहीं कर रहा है, उस मेथड को चेंज कर दीजिए।
तो वो चीज़ होता है। तो यहाँ पर आपका मेजरमेंट इवैल्यूएशन आपका कंफर्म हो गया। आज की इस वीडियो से आपके 10 से 15 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो गए। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया एग्जाम्पल के साथ, तो 10 से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। एक बार इन टॉपिक को आप बुक से सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कराया इन्हीं को पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी पूरा का पूरा कि उनको कमेंट में क्लियर कर सकूं। नहीं कर पाई तो उनके ऊपर कोई वीडियो ला सकूं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।